भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 मानव भूगोल 12th क्लास ज्योग्राफी के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। बच्चों, हम छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लगातार यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में समझ सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कृषि एग्रीकल्चर। पार्ट 3 में यही कवर करना है अपन को कि वैश्विक स्तर पर एग्रीकल्चर के कितने प्रकार होते हैं, किन-किन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर का प्रकार किस-किस तरह से फैला हुआ है, कौन-कौन से देश किस टाइप के एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे देखेंगे, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, तो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी सामान्यतः अपन 6 क्लास से पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में आपको चतुर्थ गतिविधि और पंचम गतिविधि भी पढ़नी है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख कर दिया था कि चतुर्थ गतिविधि में क्या होगा, आईटी से रिलेटेड काम करेंगे और पंचम गतिविधि में डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने वाले जो कार्य है वो शामिल किए जाते हैं। जैसे हमारे भारत देश में निर्णय कौन लेता है, तो हमारे राजनेता निर्णय लेते हैं, हमारे आईएएस अधिकारी निर्णय लेते हैं। बैंक में निर्णय कौन लेता है, तो बैंक में बैंक मैनेजर निर्णय लेता है। तो जो डिसीजन मेकिंग वाला या निर्णय लेने वाली जो गतिविधियां हैं वो पंचम गतिविधि में शामिल है। तो कम बैक करते हैं हम। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि के बारे में भी हमने खूब पढ़ रखा है। जिस प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन और जो मछली पालन है, इस प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हैं हम। तो कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें खाद्य पदार्थों, रेशों और अन्य उपयोगी कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए भूमि की जुताई, फसलों की खेती और पशुपालन किया जाता है। डायग्राम में भी दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज है वो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे पशुपालन भी कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिविटीज ही है। जैसे धान की कृषि कर रहा है तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसी तरह से हमारा खनन वाला काम है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। ऑल और जितना भी हमारा प्रकृति से प्राप्त जो क्रियाकलाप है उसको हम प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल करते हैं बच्चों। ठीक है, अब कृषि पढ़ लिया है, क्या होता है कृषि। इसके बाद में कृषि प्रणालियां पढ़ेंगे हम, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि प्रणाली को मुख्यतः हमने निम्नलिखित भागों में बांटा है, जिसे हम स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हैं। देखो बच्चों, प्रारंभिक तौर पर एग्रीकल्चर को आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि के रूप में बांटा है। दिखाई दे रहा है आदिकालीन और गहन निर्वाह कृषि दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या होता है आदिकालीन और गहन निर्वाह कृषि, तो ये भी जान लेंगे। देखो, इसे जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं बच्चों। कौन सी कृषि के रूप में जानते हैं? स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ रखा है, 10th क्लास में खूब पढ़ रखा है और 12th क्लास में भी एक बार इसको जान लेना है। होता क्या है, देखो प्रारंभ में ही लिखा हुआ है आदिकालीन, यानी पहले के जमाने में या फिर जब मानव का जीवन प्रारंभ हुआ था उस समय जो हमने एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया, उस समय की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उस समय क्या होता था, व्यक्ति अपने उदर पूर्ति के लिए या अपने पेट संबंधी या अपने भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो खाद्यान्नों का उत्पादन किया करता था। केवल उसे लाभ कमाना नहीं था, उसे फसल का उत्पादन करके उसे बेचना नहीं था। केवल क्या उद्देश्य रखा था उसने कि हम एग्रीकल्चर करेंगे और उससे हमें जो भोजन संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, हमारे लिए हो जाएगी और हमारे परिवार के लिए। तो उसमें हुआ क्या, मनुष्य ने एक ऐसे भूभाग का चयन किया जो उपजाऊ है, लेकिन इस उपजाऊ भूभाग पर क्या थी, वन, या फिर ये कह सकते हैं वो जंगली एरिया हो सकता है। उस जंगली एरिया को मनुष्य ने काटा, पेड़ों की कटाई करी, उसे साफ किया और जी बची कुची जो वनस्पति है उसको जलाकर राख के रूप में कन्वर्ट कर दिया। देन उस स्थान को समतल बनाकर उसने एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियां करी। अब उस स्थान पर उसने 2 या 3 साल के लिए एग्रीकल्चर किया और उसने देखा कि भूमि की गुणवत्ता 2-3 साल बाद में खत्म हो रही है, तो उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पे वो चले जाता है और इसी प्रकार की एक्टिविटी को वो दूसरी जगह भी दोहराता है। तो क्योंकि एक स्थान पर एग्रीकल्चर करने के बाद में 2-3 वर्ष बाद में वो दूसरे स्थान पर जाकर सेम क्रियाकलाप करता है और एग्रीकल्चर करता है, फिर दूसरे स्थान को भी छोड़ के तीसरे स्थान पर चले जाता है। इस वजह से इस कृषि का नाम क्या पड़ गया, स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पड़ गया बेटाओ। इसे ही हम आदिकालीन निर्वाह कृषि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक पुराना फॉर्मेट है जिसमें हम जंगलों को साफ करके स्थान को बदल बदल के
हम एग्रीकल्चर करते चले जा रहे थे। आवश्यकता के अनुसार हमको स्थान को बदलना पड़ रहा था। उसके बाद में कृषि का दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रकार है, टाइप है, वो देख रहे हैं हम गहन निर्वाह कृषि के रूप में। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये बच्चों। तो इसमें क्या होगा, शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या हो गया, एरिया इतना ही है। अच्छा, अब क्या है, जैसे आदिकालीन निर्वाह कृषि में तो मनुष्य ने जगह जगह को छोड़कर एग्रीकल्चर करी है। अब क्योंकि मनुष्य का एक परिवार बन गया है, तो मनुष्य नहीं चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ आज यहाँ कल वहां परसों किसी दूसरी जगह पे जाए। तो उसने सोचा कि हम किसी तालाब या नदी के किनारे एक स्टेबल लाइफ या एक स्थायी जीवन का निर्वाह करेंगे। तो उसने तालाब या नदी के किनारे जो उपजाऊ जमीन है वहां पर अपना घर बनाया और आसपास की जगह पर उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि उसने जब ये कार्य स्टार्ट किया तब उसका परिवार छोटा था, जैसे 4 मेंबर हो सकते हैं परिवार के। अब धीरे धीरे उस परिवार की संख्या बढ़ गई, तो 4 से वो 10 हो गए, 10 से वो कब 20 हो गए, और एक कैसे उस क्षेत्र में एक परिवार से ढाणी, ढाणी से गांव और गांव से नगर स्टेब्लिश हो गया, पता ही नहीं चला। अब ये जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या जनसंख्या के अनुपात में क्या जमीन भी बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही है? परिवार की आवश्यकताएं यानी परिवार के लिए जो उत्पादन है या खाद्य पदार्थ है उसकी ज्यादा डिमांड होने लग गई। तो मनुष्य ने क्या किया, जो जमीन उपलब्ध है उसी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उसने खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। तो एरिया एक हो गया, कम एरिया, जैसे ये एक एरिया हो गया है, एक किलोमीटर का एरिया ऐसे हो गया है, और 1 किलोमीटर का एरिया ये वाला हो गया है। अब इसमें पहले जैसे मान लेते हैं, जैसे इसमें 1 बोरी का उत्पादन हो रहा था, या फिर ऐसे कर लेंगे अपन कि इसमें जैसे 10 बोरी का उत्पादन हो रहा था, परिवार के सदस्य केवल 2 ही थे। अब क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम बदल गया, परिवार बढ़ गया, अब परिवार के सदस्य कितने हो गए, 20 हो गए। अब 20 सदस्यों की उदर पूर्ति यानी भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसी जमीन में उसे ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा वो ज्यादा उत्पादन, तो उसके लिए उसने अच्छे किस्म के उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज और उच्च तकनीक का उपयोग किया और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया, कम एरिया में ज्यादा उत्पादन किया। इस वजह से इसका नाम पड़ गया गहन निर्वाह कृषि, यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्लियर है बच्चों? दोनों में कंपैरेटिवली आप लोगों ने देख लिया, आदिकालीन निर्वाह कृषि मनुष्य के जीवन का प्रारंभिक दौर था, स्थान बदल बदल के एग्रीकल्चर कर रहा है, लेकिन गहन निर्वाह कृषि में उसका एक स्थायी जीवन है नदी या तालाब के किनारे। प्रारंभ में परिवार की संख्या कम होती है, तो उसके लिए उपयुक्त जो उत्पादन है, खाद्य सामग्री है, वो उपयुक्त होता है, लेकिन परिवार की संख्या बढ़ने की वजह से उसी जमीन में उसे ज्यादा उत्पादन करना पड़ रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, गहन निर्वाह कृषि। क्लियर बच्चों? अब आगे चलेंगे हम। दिखाई दे रहा है बच्चों चावल, देखो गहन निर्वाह कृषि को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है बच्चों। आपके सिलेबस में दिया गया है कि गहन निर्वाह कृषि के 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन है ये, अंग्रेजी में ये है, और हिंदी में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। अब आप शब्दों को पकड़ेंगे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें चावल मुख्य फसल है। दूसरा हो गया है हमारा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी। हो गया है चावल के अलावा किसी अन्य अनाज का उत्पादन करना। तो गहन निर्वाह कृषि में एक तो वह एग्रीकल्चर हो गया है जिसमें चावल का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। और अब आपको यह भी पता होगा कि चावल का उत्पादन विश्व के सब भागों में समान रूप से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि चावल उत्पादन के लिए उच्च दशाएं आवश्यक है, जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी आवश्यक है, साथ ही साथ एक खिली हुई धूप होनी आवश्यक है, चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है चावल के उत्पादन के लिए। तो ये अनुकूल दशाएं भौगोलिक क्षेत्रफल पर हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि करेगा, यानी चावल के अतिरिक्त जो अनाज है जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इसका उत्पादन करेगा जलवायु की दशाओं को देखते हुए। क्लियर है बच्चों? शब्द को पकड़ेंगे हम, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल है, और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में चावल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनाज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब देखो बच्चों, पहला प्रकार आदिकालीन निर्वाह कृषि का हो गया था, ठीक है, जिसको अपन स्थानांतरित कृषि कह रहे थे। उसके बाद में गहन निर्वाह कृषि हो गया था। उसके बाद में हम व्यापारिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्या होता है, अच्छा इसको अंग्रेजी में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। वापस जैसा कि मैंने कहा कि हम शब्दों को पकड़ेंगे, व्यापारिक कृषि की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि संबंधी गतिविधियों को करते हैं। क्लियर है, हमें अब उदर पूर्ति नहीं करनी है, हमें उदर पूर्ति के साथ लाभ भी कमाना है। जबकि स्थानांतरित कृषि में क्या हुआ था, हमने केवल उदर पूर्ति के उद्देश्य से स्थानांतरित कृषि या फिर गहन निर्वाह कृषि का कार्यक्रम या फिर क्रियाकलाप किया था। लेकिन व्यापारिक कृषि में क्या होगा, हम उदर पूर्ति के साथ अब इस कृषि उत्पादन को बेचकर लाभ कमाएंगे और उससे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो इसके अंतर्गत, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की कृषि को शामिल करेंगे हम, जैसे रोपण कृषि हो गया। अब इसको देख लेंगे बेटा, ये 4 प्रकार का है। व्यापारिक कृषि के 4 प्रकार हैं जिनका उल्लेख कर रहे हैं बच्चों। जैसे हो गया है, पहला हो गया है रोपण, रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया है। दूसरा हो गया है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तीसरा हो गया है हमारा मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग। और चौथा हो गया है हमारा डेयरी कृषि। अब देखो, ये कृषि के 4 प्रकार हैं और ये जो चारों प्रकार है, ये चारों प्रकार है, ये व्यापारिक कृषि के ही प्रकार है। आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड डाटा दिया गया है जिसको आपको जानना है और समझना है। एक्सप्लेनेशन में आज के वीडियो में अपन यही समझेंगे कि रोपण कृषि क्या होती है। तो रोपण कृषि में क्या होता है बच्चों, हम पौधे की शाख एक स्थान पर तैयार करते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे तैयार करते हैं। देन उन पौधों को, जब वो पौधे छोटे छोटे से बीज से निकलकर जैसे पौध के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटी अवस्था में रहेंगे, तब उनको उठाकर जमीन के अलग अलग क्षेत्र में इस तरह से फसल को रोपना है। नाम से ही रोपण कृषि लग रहा है, तो रोपने का काम ही होगा यहाँ पे। जैसे चावल का एग्रीकल्चर हो गया, गन्ने का एग्रीकल्चर हो गया है, इसमें फसलों को हम अलग अलग डिस्टेंस पर रोपते हैं हाथ से, कीचड़नुमा संरचना बना के देन उसको रोपने का काम किया जाता है। तो रोपण एग्रीकल्चर हो गया, लाभ कमाने के उद्देश्य से हम इस प्रकार का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जैसे गन्ने का उत्पादन व्यापारिक फसल है, जैसे चाय कॉफी वगैरह, रबड़, ये सब व्यापारिक एग्रीकल्चर के प्रकार है। चावल आल्सो इसमें इंक्लूड है, चावल भी इंक्लूड है। चावल की 3000 किस्मों की बात की गई है बच्चों, जो आगे पढ़ लेंगे हम। अब ये हो जाने के बाद में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखो, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होगा कि अनाज के उत्पादन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अब हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर बड़ा भौगोलिक एरिया है, उच्च तकनीक अवेलेबल है, अच्छे खासे उर्वरक वहां पर अवेलेबल है, कृषि पद्धतियां बहुत अच्छी है, यंत्र बहुत अच्छे हैं, औजार बहुत अच्छे हैं और बड़ा एरिया है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जमीन का एक बड़ा एरिया अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम जो मशीनरी है उसके माध्यम से एक ही बार में खेत में जुताई, बुआई, निराई, ये सारा एक ही बार में कर देंगे बड़े एरिया में। तो मशीनों के माध्यम से कर दिया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में बड़ी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में जो खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी फसलें, जो खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है, उसका उत्पादन हो जाया करता है। फिर इतने, जैसे मान लो किसी खेत की बात कर लेंगे, जैसे किसी खेत में मान लो 500 बोरी, 500 बोरी, 500 ये बोरी हो गया है। ये खेत हो गया है हमारा जिसमें 500 बोरी गेहूं का उत्पादन हो रहा है बेटाओ। तो क्या एक परिवार के लोग ये साल भर में 500 बोरी गेहूं को खत्म कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 500 बोरी का उत्पादन हो रहा है, तो बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इस वजह से इसको विस्तृत, क्योंकि बेचेंगे अब, इसलिए वाणिज्यिक अनाज कृषि के रूप में अपन इसको जानते हैं बेटाओ। अब तीसरे प्रकार की कृषि की बात करेंगे जिसमें मिश्रित कृषि है। तो मिश्रित कृषि में होगा क्या, फसल का उत्पादन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम पशुपालन संबंधी गतिविधि भी करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर में ये चीज तो स्पष्ट है कि जब हम कृषि करेंगे ना बच्चों, तो उसका जो अपशिष्ट है वो पशुओं को खिला दिया जाता है। जो कृषि से, जैसे कृषि में से अनाज निकाल लिया, देन चारा बच गया है, तो उस चारे को हम क्या करेंगे, पशुओं को, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, जैसे भैंस हो गया, इनको खिला देंगे, बकरी हो गया, इनको खिला दिया करते हैं। तो दो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, एक तरफ एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि हो रही है,
दूसरी तरफ पशुपालन भी हो जाया करता है। तो इस प्रकार की गतिविधि जहाँ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि। अब चौथा प्रकार है हमारे व्यापारिक कृषि के अंतर्गत डेयरी कृषि। डेयरी कृषि आजकल के प्रचलन में आया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये नवीन प्रकार का एग्रीकल्चर है। यूरोपीय देशों में प्रारंभ हुआ था, है ना, डेनमार्क हो गया हमारा, नीदरलैंड हो गया, इन क्षेत्रों में डेयरी कृषि को बहुत प्रमुखता या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रायोरिटी दी जाती है इस प्रकार के एग्रीकल्चर को। इसमें क्या होगा, हम दुधारू पशुओं का पालन करेंगे, देन जो दूध पशुओं से प्राप्त हो रहा है उसी को कॉमर्शियल यानी उसी का व्यापारीकरण कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है वो डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है। अब इसमें होगा क्या, हम दुधारू पशुओं के लिए एक स्थान बनाएंगे, उनके उच्च प्रजनन की व्यवस्था करेंगे, उनकी जो चिकित्सा है उसकी व्यवस्था करेंगे, उनके खान पान की उच्च व्यवस्था करनी होगी, तभी हमें जो पशु है उनसे हमें दूध की प्राप्ति होगी। और दूध से प्राप्त जो उत्पाद होंगे, चाहे से घी हो सकता है, चाहे से मक्खन हो सकता है, पनीर हो सकता है, इसको मार्केट में बेचकर हम एक बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तो समझ में आ गया, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के ये 4 प्रकार हैं बच्चों। अब हम आगे चलेंगे। कृषि के अन्य वैश्विक प्रकार और क्षेत्र, कुछ अन्य वैश्विक प्रकार और क्षेत्र की भी बात की गई है, बताओ। देखो वैश्विक प्रकार की चर्चा की गई है, तो अब अपन देख लेते हैं इसमें। विश्व के किन किन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर किया जाता है, कौन से प्रकार है और किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो ग्लोबल टाइप एंड रीजन ऑफ एग्रीकल्चर है ये, जिसमें भूमध्य सागरीय कृषि नंबर 1 है। तो वैश्विक अगर मानचित्र हम लोग बेटा देखेंगे ना, यहाँ पर ये वाला जो मानचित्र, ये विश्व का मानचित्र है बच्चों। इस मानचित्र को अगर अपन ने देखा तो हम लोगों को लोकेशन समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। ये भारत देश हो गया और देन ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसमें भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब क्या हो गया, ये जो 0 डिग्री वाला जो एरिया है ना, जो हम कल भी बात कर रहे थे, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधि हो रही है उसको हम भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जानते हैं, यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है ये। अब इसमें होगा क्या, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फलों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ शीतकाल में क्या होगा, भूमध्य सागरीय जो उत्पाद है उनको यूरोपीय देशों में और अमेरिका के देशों में निर्यात कर दिया जाता है, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार समझेंगे इस वीडियो में एग्रीकल्चर के टाइप, प्रकार और वैश्विक क्षेत्र। अब दूसरी बात है बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटाओ। अब होगा क्या, इसको एक बार समझ लेंगे। देखो सामान्यतः हम अनाज का एग्रीकल्चर करते हैं ना बच्चों, तो उसमें हमें अनाज तैयार करने में या अनाज को जुताई से लेकर उसकी कटाई तक लगभग 4 से 6 महीने बीत जाते हैं। तो 4 से 6 महीने बाद में अनाज के उत्पादन के बाद में हम एक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन बाजार के लिए ये जो सब्जी की खेती कर रहे हैं और उद्यान कृषि कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास पर डे की इनकम आती है। होगा क्या, 10-15 दिन में हमारे हमारे जो भी सब्जी है, वेजिटेबल है, उसका पौधा तैयार हो जाएगा और उसके जो भी वेजिटेबल है, जैसे वेजिटेबल हो गया, जैसे बैंगन हो गया है, भिंडी हो गया है, जैसे आलू हो गया है, ये 10 से 15 दिन के भीतर तैयार हो जाता है और फिर ये लगातार क्रम से 2-3 महीने जो भी है चलता रहता है। तो इसमें कृषक के पास पर डे इनकम आती है, जबकि अनाज के उत्पादन में ऐसा नहीं होता। अनाज के उत्पादन में उसे 3 या 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसमें श्रम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, बाजार के लिए फल सब्जी प्रकार का जो एग्रीकल्चर है, इसमें भी श्रम का इंपॉर्टेंस है बेटाओ, क्योंकि रोज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेजिटेबल को खेत से तोड़कर लेके आना पड़ेगा, देन उसे मंडी में बेचने के लिए लेके जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें पर डे इनकम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलेंगे। कृषि का एक अन्य प्रकार है वैश्विक जो प्रकार है, उसमें हम पढ़ेंगे सहकारी कृषि, जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग के रूप में जानते हैं बेटाओ। तो क्या होता है सहकारी कृषि, ये शब्द आप लोगों ने 10th क्लास में खूब पढ़ रखा है, आज भी पढ़ लेंगे। इसमें क्या होगा, जो गांव के जो अलग अलग किसान हैं या किसी क्षेत्र के जो अलग अलग किसान हैं, वो आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे, देन फिर वो एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियां करेंगे। अब क्योंकि गांव में कोई एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा, वो कृषि उपकरण नहीं खरीद सकता, वो अच्छे किस्म के बीज नहीं खरीद सकता, उर्वरक नहीं खरीद सकता,
इस वजह से ये जो लोग हैं ये इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी पूंजी एक जगह एकत्रित करते हैं और फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अपना कृषि उत्पादन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट बच जाता है आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार सामूहिक कृषि है, कलेक्टिव फार्मिंग है। इसमें क्या होगा, तो कलेक्टिव फार्मिंग एक ऐसा प्रकार का एग्रीकल्चर है जो इसी का अपग्रेड के लो। क्या होगा इसमें, देखो कलेक्टिव फार्मिंग और सामूहिक कृषि का उत्पादन या का कार्य सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ था बेटाओ। सोवियत संघ की बात करेंगे जिसको वर्तमान में हम रसिया के रूप में जानते हैं बेटाओ। क्लियर है क्या, तो यहां पर क्या हुआ था, गवर्नमेंट के अधीन सारी जमीन होती है, देन वहां के जो कृषक है उनको कुछ कुछ अनुपात में जमीन दे दी जाती है और गवर्नमेंट के माध्यम से ही वहां पर कृषि उत्पादन तैयार करवाया जाता है। और इसको एक वर्ड दिया गया है जो आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, डिटेल में अभी आगे वाले वीडियो में हम पढ़ भी लेंगे, जिसको कोला खोज के रूप में जाना जाता है बेटाओ। ये कोला खोज कि पूछ लिया जाएगा कोला खोज किसे कहते हैं, तो कोला खोज सोवियत संघ में कृषि का एक प्रकार है जिसमें कृषि का उत्पादन संबंधी गतिविधियां सरकार के माध्यम से ही की जाती है। देन जिन लोगों के खेत में ये एग्रीकल्चर हो रहा है उनको इक्वल जो बेनिफिट है वो दे दिया जाता है। क्लियर है, तो आगे चलेंगे हम। देखो बच्चों, हमने कृषि के अन्य वैश्विक प्रकार और क्षेत्र पढ़ लिए हैं, जिसमें भूमध्य सागरीय कृषि यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, हमने बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान एग्रीकल्चर कृषि पढ़ लिया है, फिर हमने सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग पढ़ लिया है और सामूहिक कृषि पढ़ लिया है। क्लियर, अब देखो बच्चों आदिकालीन निर्वाह कृषि को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। इसको डिटेल में अब अपने एक एक को एक्सप्लेन कर लेंगे, वो हमारे डायग्राम थे इससे पहले, और अब अपन पढ़ लेते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि में होता क्या है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में जाना जाता है, अभी एक्सप्लेनेशन किया ही था। जगह बदल बदल कर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इस वजह से इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में मनुष्य अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि गतिविधियों को संपादित करता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। स्थानांतरित कृषि में उत्पादन को या फसलों को बेचा नहीं जाता है, केवल उधर पूर्ति के उद्देश्य से ये एग्रीकल्चर किया जाता है और 2 या 3 साल बाद में जगह को बदल बदल कर किया जाता है, क्योंकि एक जगह पर एग्रीकल्चर लगातार करने से जमीन की जो गुणवत्ता है, उपजाऊपन है, वो खत्म हो जाया करता था। अब आगे चलेंगे, स्थानांतरित कृषि जिसकी कार्यविधियों की बात की गई है। देखो इसके अंतर्गत आदिम जाति के लोग जंगली क्षेत्रों के पेड़ों को काटकर वनस्पति को साफ करके जलाकर समतल भूभाग यानी खेत का निर्माण करते हैं। 2-3 वर्ष तक उस स्थान पर एग्रीकल्चर करते हैं। जब भूमि का उपजाऊपन यानी गुणवत्ता खत्म हो जाती है तो कृषक उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर इसी क्रियाकलाप को दोहराता है। अतः स्थान बदल बदल कर कृषि करने की वजह से इस कृषि को स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि में कृषक पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े के माध्यम से एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियां करता है। अब वैश्विक क्षेत्र, स्थानांतरित कृषि के वैश्विक क्षेत्र पूछे जाते हैं आप लोगों से एमसीक्यू में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि के वैश्विक प्रचलित नाम क्या क्या है। तो दिखाई दे रहा है आपको स्मार्ट बोर्ड पे, उत्तर पूर्वी भारत में इसको जूमिंग कृषि के रूप में जाना जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के रूप में जाना जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग के रूप में जाना जाता है, श्रीलंका में इसे चेन्ना के रूप में जाना जाता है और ब्राजील में इसे रोका के रूप में जाना जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में मेंशन कर लें बेटाओ। ये आप लोगों से या तो मिलान में पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेंगे, आपको यहाँ पे टिक करना है कि चेन्नई के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, कैसे भी घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 1 नंबर का होगा या फिर ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन के रूप में इसको पूछ लिया जाता है बेटाओ। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 12th क्लास ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ये छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप 2 घंटे का एक वीडियो बना के एक चैप्टर को हमारे सामने क्यों नहीं लेके आ रहे।
तो मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, हमारे पास बिल्कुल भी 2 घंटे का वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आज मैं चाहूँ तो मैं 2 क्या 3 घंटे का वीडियो बना दूँगा, लेकिन क्या आप लोग उसे पर डे वॉच कर पाएँगे क्या? हम कंटेंट वाइज़ चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पशुपालन पढ़ लिया, फिर हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया है। तो अब अपन को पढ़ते वक़्त किस कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अपन तुरंत सर्च कर सकते हैं। भूमिका ऑनलाइन क्लासेस पे जाएँगे, देन उधर अपन सर्च करेंगे कि कृषि संबंधी गतिविधियाँ या कृषि के प्रकार। जैसे आप सर्च करेंगे, तो हमारे पास जो संबंधित वीडियो है, वो सामने आ जाएगा। इस वजह से हम छोटे-छोटे वीडियो को आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि कम समय में हमारी ज़्यादा तैयारी हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।